आदमी ने बांट दिया है ज़मीन को टुकड़ों टुकड़ों में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव और शहर शहर में। ज़मीन तो ज़मीन, यहाँ तक कि आकाश भी। पर क्या बांध पाया है मानव हवा को, खुशबू को, इन बादलों को, सूर्य की चमक को जो हमको जीवन देते हैं। बांट दिया है आदमी ने खुद को ब्राह्मण और शूद्र में, सिख में, हिंदू और मुसलमान में, यहाँ तक कि रंग भेद में। पर क्या बांध पाया है आदमी प्यार की सीमाओं को, रगों में दौड़ते खून को। ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। जय हंगामा, कहाँ भाग रही थू मैं? काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तंदाना, क्यों पास न आते तंदाना, या मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ी ये घाता तंदाना। तो मैं किधर को जाता ही तंदाना, क्यों पास न आता ही तंदाना, या मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ी ये घाता तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियाँ डायमंड जुबली सृजन की। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको इस श्रृंखला में फिर से मिलवा रहे हैं अपने उन सेलिब्रिटीज से जो हमारे फर्स्ट सेशन और सेकंड सीजन के हमारे मेहमान रहे हैं। सृजन की डायमंड जुबली यानी 50 या 100 एपिसोड्स के पूरे होने पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई डिमांड पर।
इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की आवाज़, उनके वही पसंदीदा गीत जो आपने कई बार सुने। जबकि हमारी कोशिश होती कि गानों की रिपीटिशन ना हो, पर वो गाने हमारे सेलिब्रिटीज़ की इतनी हाई डिमांड पर थे कि हम आपके लिए उनको प्ले करते रहे। और दोस्तों, उन गीतों को भी हम आपको सुनवाते जो सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में पहली बार आता या कभी कभार ही हमारी नज़रों के सामने से गुजरता, पर वो गाना इतना खूबसूरत होता, इतना प्यारा होता, मुझे अपने दोस्तों को यानी आपको उस गीत को ज़रूर सुनवाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी का कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से भी। और दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन और रेडियो मानव रचना भी? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। देखा आपने, हमने अपने आप को कितने अलग अलग रूपों में, कितने तरीके से बांटा हुआ है। और बातों को तो जाने दीजिए, रंग भेद के नाम पर भी हमने अपने आप को बांटा हुआ है। ये गोरा है, ये काला है। कई देशों में तो गोरे काले के बीच में बहुत ज़्यादा कानून भी बने हुए हैं। हमारे देश में कोई कानून तो नहीं, लेकिन एक अनकहा कानून ज़रूर है कि गोरा है तो ज़्यादा सुंदर है और काला है तो कम सुंदर है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे भगवान कृष्ण भी तो सांवले ही थे। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हम लड़ते हैं धर्म के नाम पर, कभी ईश्वर अल्लाह मसीह के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के नाम पर। जाने हम क्यों भूल जाते हैं ईश्वर अल्लाह मसीह का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया का पालन करना। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। आइए दोस्तों, रूबरू होते हैं आज के अपने बेहद ही खास मेहमान उस्ताद शायर आसिफ कमाल से, जिनका सिर्फ नाम
सुनकर उन्हें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। पर जब आप उनकी सोच सुने तो क्या, आइए सुनते हैं उनकी सोच से, उनसे ही रूबरू होते हैं, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। और दोस्तों, हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं उस्ताद शायर आसिफ कमाल साहब। आसिफ कमाल साहब, स्टूडियोज़ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आसिफ कमाल साहब, आप बज़्म नूर आपकी संस्था है, आप उसके सेक्रेटरी हैं, आप सेवा संस्था के पैटर्न हैं, उर्दू दोस्त से, सार्थक प्रयास से, बज़्म अदब से, अंजुमन ए अदब से, हल्काए गानिया अदब से, बज़्म शाहिर चांदपुर से, ऐसी लंबी लिस्ट है आपकी जिन संस्थाओं से आप जुड़े हैं जी। इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। दरअसल मैं साबिर अबू हरवी साहब मरहूम, आप जब फरीदाबाद में मुकीम थे तो नशिस्तों में बराबर शरीक होते थे, तो आपका एक कहना, आपका एक कौल था कि भाई मैं चाहता हूँ, मेरा ख्याल है, मेरा नज़रिया है कि हर मोहल्ले में, हर सेक्टर में अदबी साहित्यिक संस्थाएं होनी चाहिए कि ताकि लोग आपस में कम से कम जुड़े रहें, अदब की बात हो, अच्छी बात हो, एक अच्छे समाज का निर्माण हो। जी। तो बस यही बात आपकी मुझे इस कदर अपील की उसने कि जितनी भी साहित्यिक संस्थाएं हैं, मैं उन सबको एक ही मानता हूँ कि एक ही पेड़ है, एक ही क्या बात है, एक शजर है, और तमाम शाखें जो हैं, तमाम तंजीमें जो हैं, वो सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। इस वजह से, और ना ही कभी जहन में ना हमारे, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है उस्ताद साहब से, हमारे स्कूल में, ना हमारे उस्तादों के बीच में, ना हमारे बीच में, ना जो मुझसे सीखते हैं उनके बीच में हिंदी और उर्दू वाला कोई भी मामला नहीं है। किसी भी ज़ुबान में शेर कहा जाए, आसिफ अच्छा साहब, भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम, अभिव्यक्ति का माध्यम है। बिल्कुल, मैं खुद इस बात को मानता हूँ। जी। आसिफ कमाल साहब जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि भाषा की दीवार नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सब भाषाएं तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने एक बहुत ही खूबसूरत रचना है हमारे दोस्तों को दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, स्वागत है। मतलब देखें कि जिसकी खातिर 100 दुख झेले, मान गया सम्मान गया। वाह। जिसकी खातिर 100 दुख झेले, मान गया सम्मान गया, मेरी नजर की पगडंडी से आज वही इंसान गया। आहा, क्या बात है, क्या बात है। जिसकी खातिर, शुक्रिया, जिसकी खातिर 100 दुख झेले, मान गया सम्मान गया, मेरी नजर की पगडंडी से आज वही इंसान गया। बहुत खूब। और ये शेर देखें खासकर, स्वागत है। कि तेरे नाम से पत्थर फेंका झील के ठहरे पानी में। वाह वाह। तेरे नाम से पत्थर फेंका झील के ठहरे पानी में, मेरी किस्मत क्या कहती है लहरों से पहचान गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरी किस्मत क्या कहती है लहरों से पहचान गया। वाह। और ये शेर खुसूसी तौर पर स्वागत है कि हम जैसे मजदूरों पर वो महंगाई की मार पड़ी। ओहो, क्या बात। हम जैसे मजदूरों पर वो महंगाई की मार पड़ी, बच्चों ने भी खुशी मनाई घर से जब मेहमान गया। हालात जी, हम जैसे मजदूरों पर वो महंगाई की मार पड़ी। आप हंस रहे हैं, और ये करोड़ों लोगों की जुबान की मैं बात कर रहा हूँ माधुरी जी। दोस्तों, आपकी माधुरी किस बात पे हंस पड़े ना, ये माधुरी को ये भी कुछ नहीं पता कि हम जैसे मजदूरों पर वो महंगाई की मार पड़ी, बच्चों ने भी खुशी मनाई घर से जब मेहमान गया। बहुत खूब। और ये शेर देखें कि मेरी पूजा तेरी इबादत, वाह, खाली सीप समान रही। क्या बात। खाली मेरी सीप, जी, खाली सीप जिसमें मोती नहीं होता है। वाह वाह वाह। कि मेरी पूजा तेरी इबादत खाली सीप समान रही, मस्जिद रोई मंदिर चीखा, राम गया रहमान गया। ओहो जी, जिसकी खातिर 100 दुख झेले, मान गया सम्मान गया, बहुत खूब। मेरी नजर की पगडंडी से आज वो। और ये शेर मक्ता का शेर हाजिर कर रहा हूँ कि आज भी अपने कुछ नेता तो, माफी के साथ में, कि आज भी अपने कुछ नेता
आज भी अपने कुछ नेता तो रावण के अनुयायी हैं। वाह वाह। आज भी अपने कुछ नेता तो रावण के अनुयायी हैं। आसिफ उनको रोका जाए वरना हिंदुस्तान गया। वाह वाह। जी शुक्रिया। जिसकी खातिर 100 दुख झेले, मान गया सम्मान गया, मेरी नजर की पगडंडी से आज वो ही इंसान गया। आपको कैसी लगी? बात के बाद मुझे 2 पंक्तियां अपनी याद आ गई कि स्वागत है। रावण कभी मरता नहीं, राम को जन्म लेना होता है बार बार। वाह, बेशक बेशक, क्या बात। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। जग तेरी संतान। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। सब है तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। नस्लों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे। जातों नस्लों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे। झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान। सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। माना तुम ताकत वाले हो, रखते हो बल हाथी का, किंतु करे विश्वास कौन जो हाथी जैसे साथी का। हाथी का घमंड भी छोटा सा अंकुश कर देता दूर, बड़े बड़े ताकत वाले भी क्षण में हो हैं जाते चूर। काम नहीं देता किसी तरह बल, और एक दिन आता है जब शरीर भी रोगी होकर शक्तिहीन हो जाता है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों आइए रूबरू होते हैं आज के अपने अगले बेहद ही खास मेहमान रमेश प्रसून जी से, जिनसे बात करके मनीषा ने सृजन मेरे बच्चे को समृद्धि प्रदान की। आइए करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। कार्यक्रम सृजन में मेरे साथ हैं रमेश प्रसून जी, जो कि बहुत ही सुंदर गीत और कविताएं लिखते हैं, साथ ही साथ हिंदी भाषा में गजल को भी लिखते हैं। बहुत सारी पत्रिकाओं जैसे धर्म युग के बारे में, कादम्बनी के बारे में हमारे श्रोताओं ने सुना है। आपने रमेश जी उनके लिए भी कविताएं और अपने गीत लिखे हैं। तो एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आपका प्रोफेशन जो है वो बिल्कुल अलग रहा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन में आपने काम किया और 2009 में आप वहाँ से रिटायर्ड हुए। लेकिन एक बिल्कुल
डिफरेंट तरह का वो काम और कहाँ आपकी राइटिंग एक क्रिएटिविटी। कभी कोई फेज ऐसा लाइफ में आया कि आपको लगा हो कि बहुत मुश्किल है इस चीज को बैलेंस करना? जी हाँ, ये कदम कदम पर लगता था कि ये बहुत कठिन है, किंतु वास्तव में कठिन नहीं होता था, क्योंकि जो ऑफिशियल वर्क होता है वो बिल्कुल कॉमर्शियल वर्क होता है जी। और उसमें बड़ी छद्म राजनीति और बड़ी कुटिलता और बड़ा संघर्ष, बहुत प्रतिस्पर्धा और सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं उसमें, और अपने उच्चाधिकारियों का भी गुस्सा झेलना पड़ता है और अपने अधीनस्थ को भी संभालना पड़ता है, किंतु वो एक काम अलग होता था। और जब अनुभूतियाँ और भावनाएं जोर मारती थीं और लिखती थीं तो वो ऐसा लगता था जब हम अपना ऑफिशियल वर्क करते थे कि हमारी भावनाएं कुचली जा रही है, किंतु जब वो सामने उभर करके सामने आती थी तो उस घर्षण से और उत्तेजना से और जोर से और ऊर्जा के साथ में सामने आती थी। तो हमने अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को, अपनी अनुभूतियों को मरने नहीं दिया। जो हमें ईश्वर ने प्रदान की लिखने की शक्ति, उसे हमने छीन नहीं हुई। क्या बात है, बल्कि उससे और प्रेरित होकर के और दुगने उत्साह और साहस के साथ कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उन चीजों को आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया अपनी लिखने के माध्यम से। जी हाँ, यही कोशिश करा और जीवन को ये ऐसा ही करना चाहिए कि जहाँ कहीं कोई नेगेटिव चीज दिखलाई दे उसे कभी पॉजिटिव कहे, और अगर वो नेगेटिव बात कह भी रहा है तो उसमें ये प्रतिबिंबित हो, जो ध्वनित हो, व्यंजना हो, उसका अर्थ यही निकले, ध्वनित हो कि ये सब पॉजिटिव है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जी, तो इसी बात पर मैं चाहूंगी, अगर आपकी कोई लिखी हुई कोई कविता या फिर कोई ऐसी भजन या फिर कोई गजल का कोई संक्षिप्त सा हिस्सा आप हमें जरूर मैं आपको सबसे पहले अपनी पहली गजल बतलाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक समय था कि जब दुष्यंत कुमार ने गजल की शुरुआत की सन 1975 में, आपातकाल के बाद में, उन्होंने सारी व्यवस्था, समाज, उन्होंने किसी को सीधा गाली नहीं दी, केवल प्रतीकों के माध्यम से और व्यंजना के माध्यम से गजल विधा को अपना करके और देवनागरी लिपि में, हिंदी में गजल कहकर उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। तो वो सब हमें इतना प्रेरित करती हैं कि हम सोचते हैं कि वैसा तो लिखा ही नहीं जा सकता, किंतु वो प्रेरणा स्रोत जरूर है, प्रकाश स्तंभ जरूर है। तो अब देखिएगा, देश की आंतरिक सुरक्षा पर जो मैंने अभिव्यंजना दी, जो अभिव्यक्ति दी, उसे उस समय बहुत सराहना मिली, और मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता, आप ही देखिएगा। देखिए, जब से चार दीवारी पर से झांक गए हैं लोग, घर की ईंटों की मजबूती आंक गए हैं लोग। क्या बात है। और जब से नाली की दरार ने पानी सोखा है, नींव खोखली है कितनी है, आंक गए हैं लोग। और घर की ईंटों की मजबूती आंक गए हैं लोग, जब से चार दीवारी पर से झांक गए हैं लोग। उत्तर देता रहा मौन दरवाजा खड़ा खड़ा, पर चौखट पर प्रश्न कई फिर टांक गए हैं लोग। क्या बात है। घर की ईंटों की मजबूती आंक गए हैं लोग। और देख देख कर इन कमरों में बंद उजालों को, सूरज चंदा तक को बाहर हाँक गए हैं लोग। घर की ईंटों की मजबूती आंक गए हैं लोग, जब से चार दीवारी पर से झांक गए। क्या खूबसूरत बात है, वाह, बहुत। और इसी प्रकार ये तो देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति रहा, और इसी प्रकार देखिएगा, देश की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था और जिस व्यवस्था के अंतर्गत हमें रहना पड़ता है, और इसमें सामाजिक भी, राजनीतिक भी सारी विद्रूपताओं के प्रति विद्रोह आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा। देखें, प्रतीक हैं कि जो धूप है, धूप जो है वो शोषक है, और छांव जो है वो शोषित के रूप में है, या ये समझें कि जो धूप है वो शासन करने वाले हैं, और जो छांव है वो शासित है। तो जो शासित तत्व है तो उसको क्या क्या झेलना पड़ता है, ये प्रतीकों के माध्यम से कहा गया है, अमिदा में सीधे सीधे नहीं कहा गया। देखें, धूप के टुकड़े आकर धूप के टुकड़े आकर ठंडी छांव में ठहरे हैं। धूप के टुकड़े शासक, धूप के टुकड़े आकर ठंडी छांव में ठहरे हैं, ये क्या जाने जख्म छांव के कितने गहरे हैं। क्या बात है, बहुत। ये क्या जाने जख्म छांव के कितने गहरे हैं, और इस बहार की यहाँ व्यवस्था ही कुछ ऐसी है, फूलों के दरवाजों पर कांटों के पहरे हैं। ये क्या जाने जख्म छांव के कितने गहरे हैं। और बार बार बातें क्यों उन तक पहुँच नहीं पाती, बार बार बातें क्यों उन तक पहुँच नहीं पाती, या तो हम ही गूंगे हैं या फिर वे बहरे हैं। क्या बात है। ये क्या जाने जख्म छांव के कितने गहरे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और
हमको तो यह दिन भी कुछ धुंधला सा लगता है, जबकि उनकी रातों के भी रंग सुनहरे हैं। वाह। ये क्या जाने जख्म छाँव के कितने गहरे हैं। और देखिएगा ये जो मैं शेर कहने चाह रहा हूँ ये जी। मक्ता है जी, जी। और ये बहुत पसंद किया गया है। इसकी व्यंजना को पकड़ने का जरा देखिएगा कहाँ से पकड़ी बिल्कुल, जाएगी। जी। कि गिरकर दर्पण टूट गया तो टुकड़ों में देखा, गिरकर दर्पण टूट गया तो टुकड़ों में देखा, मेरे पास ही मेरे अपने कितने चेहरे हैं। वाह, वाह। ये क्या जाने जख्म छाँव क्या के बात है, कितने चंद गहरे। अल्फाजों के बीच इतनी गहरी बात कह दी रमेश प्रसून जी ने, और काबिल तारीफ, और शायद तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। बहुत खूबसूरत ये अंदाज था बयान करने का। रमेश प्रसून जी मेरे साथ हैं। कार्यक्रम चल रहा है सृजन रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं मनीषा आपके साथ हूँ। रमेश प्रसून जी, इतने खूबसूरत गजल ये आपने लिखी है, लेकिन अभी हम बात भी करेंगे इस बारे में कि गजल की ये हिंदी विधा, मतलब गजल एक विधा है, लेकिन हिंदी में किस तरह से आप उसे अभिव्यंजित करते हैं, किस तरह से प्रकट करते हैं। लेकिन आपकी ये गजल सुनने के बाद मुझे इतना ज्यादा इंस्पिरेशन फील हो रहा है कि एक शेर मैं भी अर्ज करना चाहूंगी, अगर इजाजत हो। स्वागत है, बताइए। जी, उर्दू में होगा, लेकिन ये शेर कोई बात कि नहीं, वो- बहुत खूबसूरत ये मुझे लगता है, और शायद आपको भी पसंद आए और श्रोताओं को भी पसंद आए कि परत दर परत धूल सी चढ़ती गई मेरी मिट्टी पर, जी। परत दर परत धूल सी चढ़ती गई मेरी मिट्टी पर अंदर कहीं एक धुंध का आईना था जो वाह, साफ होता वाह, गया। वाह। अंदर कहीं एक धुंध का आईना था जो साफ होता गया। बहुत खूबसूरत होती है क्रिएटिविटी, और इस क्रिएटिविटी में शायद बहुत सारे जज्बात जो है वो एक लेखक पिरो देता है। कार्यक्रम सृजन ऐसे ही लेखकों से आपको रूबरू कराता है। तो आज हम रूबरू करा रहे हैं रमेश प्रसून जी से। तो चलिए एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं अपने इस कार्यक्रम में और बातें करेंगे रमेश प्रसून जी से।
लड़ते हैं भाषा के नाम पर, जाने हम क्यों भूल जाते हैं भाषा का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बात अभिव्यक्त भर कर देना। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, और कुछ नहीं तो हमने अपनों के बीच भाषा की दीवार खड़ी कर रखी है। भाषाएं तो हमारी दोस्त हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, और इसमें भी हमने फर्क कर लड़ने का सामान बना लिया। पर अब आशा की किरण जिंदा है। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं भाषा को जीवित रखने के लिए। जबकि दोस्तों, सच तो यह है कि हमें हिंदी की ज़रूरत है, हिंदी को हमारी ज़रूरत नहीं। मेरी बात का यकीन नहीं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आइए सुनते हैं और देखते हैं कि अगर कैसे हिंदी को अगर हम एक दिन भी छोड़ें तो हमारा क्या हाल होगा। आइए सुने आज के हमारे अगले खास मेहमान कपूर चतुर्बाटी जी को, और करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। चतुर्बाटी साहब, आप लेक्चरर रहे हैं हिंदी भाषा में, आपने बहुत सारा काम किया है। पहले आप थोड़ा बताया भी था आपने पोर्ट ब्लेयर के बारे में, गुजारिश करूंगी उस सफर के बारे में थोड़ा बताएं मेरे दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर में तो मैं 18 साल रहा। जी जी। 12 साल पूना रहा, तो वहाँ भी मैं कार्यालय में जो अधिकारी हैं जी जी उनको हिंदी पढ़ाता रहा हूँ। अरे वाह वाह, क्या वो बात है। अंग्रेजी में कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, पत्राचार करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनको ये सिखाएं जी जी। कि हिंदी में कैसे पत्राचार करना चाहिए। और मैं तो 95 में रिटायर हुआ, लेकिन आज तक भी, अभी तक भी मैं आसपास फरीदाबाद के कार्यालयों में, जो सरकारी कार्यालय हैं या NHPC है, वो मुझे लेक्चर के लिए बुलाते हैं वहाँ के लोग। हिंदी भाषा की आप इस तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि राजभाषा विभाग से ही हूँ तो हिंदी से जुड़ा रहा हूँ, तो ये इस प्रकार से हिंदी का कार्य हम करते हैं, और जो हिंदी में रुचि रखते हैं उनको आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। जी कपूर साहब, आप जुड़े रहे सार्थक प्रयास से, समर्पण से, और भी फरीदाबाद की बहुत सारी संस्थाएं हैं, और आपने आकाशवाणी के लिए भी बहुत सारा काम किया, आप अभी बता रहे थे। और इतना सारा आपने काम किया हिंदी भाषा के लिए, हिंदी साहित्य के लिए। कैसा लगता है इतना सारा काम करके, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने साहित्य के लिए, अपने हिंदी के लिए? इस सफलता के लिए कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। गुजारिश करूंगी उनके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। हिंदी के बारे में मैंने जो लिखा, जो काम किया, उससे मुझे काफी संतोष है। जी जी। लेकिन इसका मुझे गर्व नहीं है कि मैंने हिंदी के लिए काम किया और अब भी कर रहा हूँ। कपूर साहब, जो भी इस बात को कहता है, शायर मुकेश गंभीर 2 पंक्तियां कहते हैं, मुझे हमेशा याद आ जाती हैं। वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। गर्व मुझे इसलिए नहीं है कि आज तो हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। जी जी। 15-20 साल पहले तो हिंदी भाषी राज्यों में कोई हिंदी का नाम लेता था तो उसे बड़ा दुख भोगना पड़ता था। ओहो। तो मैं तो ये कहता हूँ, ऐसा क्यों? ऐसा था, हिंदी विरोध बहुत था पहले, आज तो कम हो गया है। आज भी है वहीं पर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम है। तो मैं ये समझता हूँ लोगों ने तो हिंदी का प्रचार जो है वो पत्थर खा करके किया, और हमने हिंदी का प्रचार लड्डू खा करके किया। नहीं, इस बात को जरा आप खुल के बताइए। मतलब हमें अच्छी हिंदी का प्रचार करने के लिए, हिंदी का कार्य करने के लिए अच्छी तनख्वाह मिलती थी, अच्छा वेतन मिलता था, लेकिन उन लोगों के त्याग को सलाम करना चाहिए। सैल्यूट करते हैं हम रेडियो मानव रचना के तरफ से, जिन्होंने बिना किसी माली हालत के या आर्थिक सहायता के या वेतन आदि लिए बिना हिंदी का प्रचार किया, तो उन लोगों का मुझसे भी अधिक महत्व है। क्या बात, बहुत बहुत। और अपने जीवन संगिनी के बारे में, फैमिली के बारे में बताइए, जो आपकी सफलता के पीछे जो थी औरत तो है, चाहे वो पत्नी के रूप में है, जी जी, तो उसका तो हमेशा सहयोग रहता है। पति जो कार्य करता है तो वो जीवन संगनी जब तक बन सका उनसे, उन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन 6-7 साल हो गए कि वो मुझे अकेला छोड़ करके चली गई।
अब तो बस उनकी यादें ही रह गई हैं और वो यादें भी मुझे सहारा देती रहती। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू छू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हाँ, तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो निबलिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हाँ, तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो। हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग। हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूँ छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो हाँ, तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो। माना तुम पैसे वाले हो, काफी रुपए पैसे हैं, किंतु करे विश्वास कौन जो चलते फिरते ऐसे हैं। कल के राजा आज भिखारी, कल के महलों में रहने वाले आज राह के भिखमंगे, कल के दानी आज मांगते देखे दान। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, हमने गरीबी अमीरी की दीवार खड़ी कर रखी है अपने और अपनों के बीच। अब ये अमीरी और गरीबी की दीवार, दोस्तों लक्ष्मी तो चंचला है, आज यहाँ कल वहाँ। मेरी बात का यकीन नहीं, आइए मिलते हैं हमारी आज की अगली बेहद ही खास मेहमान शुभा कुक्कल से और करते हैं यादों को ताज़ा। सुनते हैं
झलकियाँ। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फरीदाबाद की जानी मानी शायरा श्रीमती शोभा कुक्कल जी। शोभा कुक्कल जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। अच्छा शोभा जी, सबसे पहले मेरे दिल में यही बात आ रही है कि आपकी जो रचना धर्मिता की शुरुआत, वैसे आप पेशे से एजुकेशनिस्ट, पेशे से एजुकेशनिस्ट। ये रचना धर्मिता की शुरुआत आपकी कब, कैसे, क्यों हुई? आपका प्रेरणा स्रोत कौन था और क्या क्षण था वो? एक्चुअली माधुरी जी, सबसे पहले, अब तो मेरे खैर पिताजी नहीं रहे, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी बहुत अच्छा पंजाबी में और उर्दू में लिखा करते थे। क्या बात है। और पोएम्स लिखा करते थे, और मैं जब उनके पास बैठा करती थी उनका तो नाम हम जान सकते हैं शोभा जी? उनका नाम था नंदलाल साहनी, और वे पेशे से बैंक में थे मैनेजर, और लेकिन ये उनका एक शौक था। तो उनके साथ में कुछ वो मेरे से जोड़ तोड़ कविताओं की लाइनों का पूछा करते थे, बताया करते थे। तो वहाँ एक्चुअली बीज बोया गया था शायद। तो उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक शायद कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अचानक एक दिन मेरे को, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट्स, तो मस्ट बी आई वॉज वेरी सैड। मैं बहुत दुखी होंगी जब मैंने पहला शेर लिखा होगा। अंतर में समाई पीड़ा, अपनी हो या पराई पीड़ा, जब बहती है आंसू बनकर, दिल के कलेजे से रिस रिस कर भिगो जाती है अंतर मन को फिर से कविता बनकर। तो मैंने तब एक शेर लिखा था। जी जी। तरस आता है मासूमियत पर दुनिया के इस कदर, तरस आता है मासूमियत पर दुनिया के इस कदर, दरो दीवार टूटे हैं पर थामे खड़े हैं इस कदर, वाह वाह। जैसे सभी कुछ अपना है, सभी कुछ साथ जाना है। हकीकत तो ये है दोस्तों, हाथ खाली आए थे और खाली हाथ वाह, जाना। वाह, वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मेरे को ऐसा लगा, एक ऐसा टाइम जिंदगी में, एक ऐसा पड़ाव आया जबकि मैं बिल्कुल ही सड़क पे थी, बिल्कुल सड़क पे थी, और मेरे अंदर से एक और कविता फूटी, और उसका मैंने टाइटल, वैसे मैं गुजारिश करूंगी आप सुना दीजिए हमारे दोस्तों को। कविता को मैंने शीर्षक दिया था मैं गरीब हूँ तो क्या। स्वागत है। और उसकी मैं कुछ लाइनें आपको सुनाऊंगी। जी स्वागत है। खुदा के बंदो, अपने को फरिश्ता कहने वालों, धरती पर आओ, झांको और गौर से देखो, क्या बात। यहाँ भी बंदे हैं उसी खुदा के बनाए हुए, जिसने तुम्हें ही नहीं हमें भी बनाया है। बहुत खूब। हम गरीब हैं तो क्या। वाह वाह वाह। और इसकी लास्ट लाइनें और सुनाऊंगे। यह गरीबी अमीरी खुदा की देन नहीं, यह गरीबी अमीरी खुदा की देन नहीं, यह हमारी तुम्हारी देन है। क्या बात है। सबको नहीं, एक दूसरे को। क्या बात। गरीबी पाप नहीं, गरीबी अभिशाप नहीं। क्या बात। अरे तुम पैसे से अमीर हो तो मैं दिल का बादशाह हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे तुम पैसे से अमीर हो तो मैं दिल का बादशाह हूँ। पैसा तो आने जानी चीज है, मैं पैसे से गरीब हूँ तो क्या, मैं दुनिया का बहुत बड़ा अमीर हूँ। क्या बात। मैं पैसे से गरीब हूँ तो क्या, मैं दुनिया का बहुत बड़ा अमीर हूँ। Extravagant girls, uptown girls. I know the 90s, we love it to the extreme and maximum. All right? Play the music, DJ. He's got me spinning the way I love to do it. Show me the money. What a boom shaka talk, catch up in a frock. Now partner with them, a bubble bun top. Boom shaka talk, catch up in a frock. Now partner with them, a bubble bun top. If you want my love, sure enough, तुम्हें मिल जाएगा. If you pay my bill, मेरा ये दिल तेरा हो जाएगा. Money, show me the money. If you want romance, नहीं कोई chance unless you wanna spend. Emotions out, money is in. यही है latest trend. Money, show me the money. दिल चाहे पैसा, लाइफ में कुछ तो हो ऐसा. पैसा कैसा पैसा, सारी खुशी पैसा, सारा जहां चाहे ये पैसा, हाँ ये पैसा पैसा. ऐसा कैसा पैसा, सारी खुशी पैसा, सारा जहां चाहे ये पैसा, हाँ ये पैसा.
हम लड़ते हैं लिंग भेद के नाम पर, जाने हम क्यों भूल जाते हैं लिंग भेद का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्यार करने की वजह होना। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, हमने कितना फ़र्क किया नारी में और पुरुष में, और खुद को धकेल दिया नरक की आग में। आइए रूबरू होते हैं आज की हमारी बेहद ही खास मेहमान अर्चना भाटिया से कि कैसे उन्होंने उनका जीवन स्वर्ग सा सुंदर रखा है, क्योंकि उन्होंने कोई लिंग भेद फर्क नहीं झेला, उन्हें झेलना नहीं पड़ा। आइए करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। अर्चना जी, ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ है। बिल्कुल सही। मैं गुजारिश करूंगी अपने उस पुरुष के बारे में हमें बताएं, हमारे दोस्तों को बताएं, और साथ ही साथ आपका जीवन जीने का नजरिया क्या है, गुजारिश है मेरी, बताएं हमारे दोस्तों। आपने ठीक कहा। अगर मैं अपनी सफलता के पीछे देखूं कि किसका हाथ है, तो सबसे पहले मेरे पिता का, स्वर्गीय श्री पीडी मल्होत्रा जी का। हम सलाम करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी बेटी देश को दी है। तो मेरे में जो भी मेरे में आत्मविश्वास है, और वो सब मेरे पिता की देन है। मेरे पिता ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान से पाला है, और जीवन जीने की कला भी मेरे पिता ने ही मुझे सिखाई है। क्या बात है। कई बार जब वुमेन इश्यूज के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा मैं सोचा करती हूँ कि काश अगर भारत में हर लड़की के पिता की सोच मेरे पिता जैसी होती, तो आज शायद वो दिक्कतें ही ना होती जो दिक्कतें लड़कियां फेस करती। कई बार तो कॉलेज में भी लड़कियां बहुत खुल के बताती भी हैं। हम जितना भी कहें फिर भी अभी भी समाज में लड़के और लड़की को लेकर काफी डिस्पैरिटी है। और उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगी अपने हस्बैंड श्री जी.के. भाटिया जी का। मेरे प्रोफेशनल करियर की सक्सेस में मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा हाथ है। और मैं समझती हूँ कि कोई भी लड़की जॉब में अच्छा तब तक नहीं परफॉर्म कर सकती जब तक वो पर्सनल फ्रंट पे एट ईज ना हो। तो मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरे करियर को काफी इम्पोर्टेंस दी, और मैंने जॉब भी शादी के बाद ही ज्वाइन करी। उस समय मैं जॉब में नहीं थी। उन्होंने मेरे अंदर इस प्रतिभा को पहचाना, और उन्होंने मुझे कहना चाहिए उन्होंने भी किया, और मेरे इन-लॉज ने भी मुझे इजाज़त दी नौकरी करने की। और कभी भी उन्होंने मेरी नौकरी में आई हुई दिक्कतों को ऐसा नहीं है मेरे तक छोड़ दिया, हमेशा उसका बैठ के समाधान करना, समझाना। और जैसे ये जो मेरी पोइट्री का भी शौक है, ये मेरे हस्बैंड की वजह से ही पनपा है, बड़ा है। क्या बात है। क्योंकि उनको ऐसे रचनात्मक कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। वो कई बार मुझे बोलते हैं कि तुम्हें भगवान ने इंटेलेक्चुअली बहुत कुछ दिया है, तो तुम उस चीज को विकसित करो। और मेरा, अगर बहुत सारे दर्शक मेरी बात सुन रहे हैं, तो मेरा सभी हस्बैंड्स को ये संदेश है ये जरूर अपनी वाइफ के अंदर भीती हुई जो छुपी हुई कोई भी क्वालिटी है उसको जरूर निखारें। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि प्रभु ने मेरे को ना केवल मायका अच्छा दिया, मेरे को ससुराल से भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिली। मेरे इन-लॉज ने भी हमेशा मेरे कामों की सराहना की, और इसी से मिलता जुलता है मेरे ख्याल सब कुछ। और उसके साथ हमने भी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करी सबके साथ। तो जैसे मैंने इस बुक में भी शुरू में लिखा कि जीवन एक हवन कुंड की भांति होता है। सुना दीजिए वो रचना अपनी। वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। उस हवन कुंड में जैसे समिधा डाली जाती है, ठीक उसी प्रकार जीवन जीते हुए हर रिश्ते में जब तक आप प्यार और रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप पाएंगे भी नहीं। क्या बात। अगर आप किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे वर्किंग प्लेस पे, घर पे, तो कोई आपकी जरूरत पड़ने पर भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें, कई बार बातें बड़ी छोटी होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें आत्मसात कर लें तो बहुत विशेष बन जाती है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैं कोशिश भी करती हूँ जीवन वैसे जीने की, क्योंकि मेरा बार बार ये मानना है कि मैं जिस तरह से भाव लेकर क्लासरूम में जाती हूँ, जिस प्रकार की तरंगे मैं प्रेषित करती हूँ, अगर वो ऑप्टिमिज्म से भरी होंगी तो मेरा स्टूडेंट भी लाइफ के प्रति वैसा ही आशावादी दृष्टिकोण रखेगा। और जैसा आपने कहा, इसी से जुड़ती हुई एक स्वागत, हाँ जी, पथिक रख दृष्टिकोण आशावादी, अभिमन्यु बन तोड़ चक्रव्यूह को। क्या बात है। यहाँ दुश्मन कोई और नहीं तू स्वयं है, संघर्ष है कठिन जो तेरा खुद से है। क्या बात है।
माना लड़ाई नहीं है आसान, क्योंकि तू ही द्रोणाचार्य और अभिमन्यु है। क्या बात। अर्चना जी, एक बड़ा पर्सनल सा सवाल अंत में, पर आप मुझे इजाजत तो देंगी कि अगर मैं जवाब ना देना चाहूँ तो हम आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे। माधुरी जी, मैं ये बता दूं, मैं जीवन में सामान्यतः झूठ नहीं बोलती, तो अगर मैं नहीं देना चाहूंगी तो मैं नो कमेंट्स कहने का अधिकार तो आप मुझे जरूर देंगी। बिल्कुल। हाँ जी। अर्चना जी, आपके साजन उस पार हैं। हाँ जी। कैसे मैनेज करती हैं अपनी इस लाइफ? मुझे ऐसा लगता है कि पति पत्नी के संबंध में, दोस्तों, आपके जो लाइफ पार्टनर है बहुत दूर सात समंदर पार रहते हैं और कभी कभी ही महीने 2 महीने में मिलना आप लोगों का हो पाता है। इसलिए ये प्रश्न बड़ा पर्सनल था, पर मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने इस बात का जवाब देने के लिए हाँ कर दिया। हाँ जरूर, ऐसा है, आप भी मानेंगी माधुरी जी कि कई बार पति पत्नी एक छत के नीचे 24 घंटे 365 दिन और कई साल बिताते हैं, लेकिन दूर रहते हैं, अजनबी, 2 किनारों की तरह। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है, इसमें फिजिकल किनारे हैं, साथ चलना पड़ेगा, बीच में नदी है, इसलिए नहीं तो लेकिन वो मिल नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन मेरा अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता ऐसा है कि ऐसा दूरी का हमें एहसास नहीं होता, और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी नाउअडेज डेली फोन पे भी बात हो जाती है और कंप्यूटर के थ्रू भी, नेट के थ्रू भी हम एक दूसरे को देख पाते हैं। क्या बात है। और वो अपनी लाइफ में काफी मसरूफ है, वहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पे है, ही इज डायरेक्टर विद केलॉग्स। यहाँ मैं भी आधा समय अपने टीचिंग करियर में बिजी रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे हर समय ये एहसास रहता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। क्या बात। और मैं उम्मीद करती हूँ वो भी ऐसा ही अनुभव करते होंगे। अगर आप उनको इस शो पे बुलाएं तो ये प्रश्न उनसे जरूर पूछिए। दोस्तों, वो कवि हैं और आप दिल थाम के बैठिए, किसी न किसी दिन हम उनको भी स्टूडियो तक लेकर आएंगे। और अर्चना जी, मेरे साजन है उस पार, मैं इस पार, ओ मेरे माझी, ला ला ला, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, मीना चौहान कहती हैं कि सृजन बहुत अच्छा लग रहा है, सेलिब्रिटीज़ आगे क्या बात कहेंगे इस बात की उत्सुकता रहती है, और माधुरी आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही प्यार भरा है। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। और दोस्तों, संदीप जी कहते हैं कि शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम विद सृजन ऑलवेज। और दोस्तों, हमारे रेगुलर लिसनर हैं उपकार सागर भारद्वाज जी, जेबी गुप्ता जी, कमल कपूर जी, नरेंद्र विरदी हमारे स्टार लिसनर हैं, लेकिन आपको हम मिस कर रहे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों। सतीश अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, बहुत लंबी लिस्ट है, आगे हम नाम लेंगे सबका। शुभा कुक्कल जी हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सृजन का साथ देने के लिए। और आप भी मेरा साथ दे सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। So keep listening Radio मानव रचना 107.8 FM, feel good, feel live। फिर आप क्या हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है।
अजी बुलबुल है किसी बाग के, सैयाद नहीं है। बुलबुल के तड़पने से सैयाद पिघलता है, बुलबुल के तड़पने से सैयाद पिघलता है। आहों में असर हो तो औलाद पिघलता है, औलाद के भी दिल में उल्फत की आग भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं।